चक्कर आने पर अपना सिर हिलाने के बाद जियांग चेन को महसूस हुआ कि उसका दिमाग फिर से साफ हो रहा है। ये संत उत्पत्ति पंचांग का वर्ष 3486 है। मैं 100 वर्षों से अधिक समय तक मृत रहा। जियांग चेन, मेरा नाम जियांग चेन है। 100 वर्षों के बाद मेरा पुनर्जन्म क्यों हुआ है? जियांग चेन, संत उत्पत्ति ब्रह्मांड के सबसे महान संत। 100 वर्ष पूर्व उन्होंने आकाश को चीरते हुए अमलोक की ओर जाने वाले द्वार को तोड़ दिया और संत उत्पत्ति ब्रह्मांड के लोगों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन संत चट्टान पर अपने रक्त की अंतिम बूंद तक पहुंचने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 100 वर्ष बाद उनका पुनर्जन्म होगा। जियांग चेन ने अपना सिर उठाया और महसूस किया कि वह एक अंधेरे, टूटे फूटे कमरे में है। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं और दरवाजा कसकर बंद था। वह कैद था। जियांग चेन को दरवाजे के दूसरी तरफ किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। भाई योंग, वो मेयर का इकलौता बेटा है। मेयर उसे बहुत प्यार करते हैं, भले ही वो किसी काम का न हो। अगर मेयर को इस बारे में पता चल गया तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा। कमरे के बाहर 2 हटे कट्टे आदमी खड़े थे, जिनमें से एक के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ये सुगंधित आकाश शहर का एक सुनसान इलाका था। आम दिनों में यहाँ कोई नहीं आता था। डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, मेयर को भी नहीं। इसके अलावा इस आदमी का खून पीने के बाद हम तुरंत सुगंधित आकाश शहर छोड़ देंगे। यांग शुआंग, मुझे पता है कि तुम अपना पूरा जीवन एक हारे हुए के रूप में नहीं बिताना चाहती। यांग योंग ने अपने चेहरे पर उग्र भाव लिए यांग शुआंग से कहा। यांग योंग की बात सुनकर यांग शुआंग के चेहरे से चिंता गायब हो गई और तुरंत ही उसके चेहरे पर वही भयंकर भाव आ गया जो यांग योंग के चेहरे पर था। हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। मेयर ने अपने इकलौते बेटे पर बहुत पैसा खर्च किया है। जन्म से ही उसे अनगिनत दवाइयां खिलाई गई हैं, लेकिन वह अभी भी चीजिंग स्तर के पहले चरण में ही है। अगर वह दवा हमें दी गई होती तो हम अब तक चीहाई स्तर तक पहुंच चुके होते। यहाँ तक कि मॉर्टल कोर्स स्तर तक पहुंचना भी असंभव नहीं होता। उस पर वो दवाइयां बेकार गईं, क्यों न वो हमें भी उनका आनंद लेने दे। चलो 3 दिन और इंतजार करते हैं। जब शुद्धिकरण की दवा उसके शरीर की सारी अशुद्धियां धो देगी तब हम उसका खून पीएंगे और अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। उसके बाद हम तुरंत निकल जाएंगे। यांग योंग ने अपने चेहरे पर क्रूर मुस्कान के साथ कहा। दोनों के बीच की बातचीत को जियांग चेन ने पूरी तरह सुन लिया, जिसका अभी अभी पुनर्जन्म हुआ था। अपने पिछले जीवन की यादों को आत्मसात करने के बाद जियांग चेन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। मेरे खून को पीने का सपना देख रहे हो तो तुम्हें मेरा पेशाब पीना होगा। अपनी यादों को खंगालते हुए जियांग चेन को पता चला कि बाहर खड़े 2 लोग कौन थे। वे महापौर के महल के रक्षक थे। क्या वे सच में उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या वे जियांग चेन को मारने और उसका खून पीने का सपना देख रहे थे? जियांग चेन कभी घबराता नहीं था। अतीत में सबसे महान संत होने के नाते वह अनगिनत खतरनाक विपत्तियों से गुजर चुका था। इसके अलावा उसके शरीर से अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसे जो शुद्धिकरण औषधि दी गई थी, उसे असर दिखाने में अभी भी 3 दिन लगेंगे। 3 दिन, यही उसके लिए पलटवार करने का मौका होगा। बाहर खड़े 2 गार्डों की अनदेखी करते हुए जियांग चेन ने अपने शरीर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अपने शरीर में मौजूद दवा की भारी मात्रा को महसूस करते ही वह उत्साहित हो गया, जो उसके पिता ने उसे बचपन से दी थी। इस शरीर के पिता को अपने बेटे को अच्छी दवा खिलाना तो आता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके बेटे का शरीर उन्हें पचा नहीं सकता। सारी गोलियां इस शरीर में जमा थीं और देर सवेर कुछ बुरा होना ही था। लेकिन मेरे लिए ये शरीर अद्भुत है। जियांग चेन मुस्कुराते हुए वहीं बैठा रहा। वह कभी सबसे महान संत हुआ करता था, उसके लिए इस शरीर में संग्रहित गोलियों को पचाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बाहर खड़े इन दोनों गार्डों ने मुझे शुद्धिकरण की दवा भी पिलाई। हालांकि यह कमजोर है, लेकिन इस शरीर के लिए इसके लाभ बहुत अधिक है। इस शरीर में जमा सारी दवा अब मेरे द्वारा अवशोषित हो जाएगी। कुछ देर तक अपनी यादों को खंगालने के बाद जियांग चेन को एक ऐसी कला याद आई जिससे गोलियों से शक्ति एकत्रित की जा सकती थी और उसने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे ही जियांग चेन ने उस कौशल का उपयोग करना शुरू किया, उसके शरीर में संग्रहित गोलियों की सारी शक्ति उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसका शरीर गोलियों से शक्ति को अवशोषित करने लगा। गोलियों ने उसके शरीर को शुद्ध करना शुरू कर दिया। उसकी हड्डियां, उसका खून, उसकी त्वचा, सब कुछ शुद्ध हो रहा था। साथ ही शुद्धिकरण की गोलियों ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, जिससे जियांग चेन को अपने शरीर की अशुद्धियों से छुटकारा पाने में मदद मिली। पिछले 10 वर्षों में उसने जितनी भी गोलियां खाई थीं, वे बहुत ही शक्तिशाली थीं। उसका शरीर सचमुच एक खजाना बन गया था। ये कितना बड़ा नुकसान था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और बस इसी तरह इस शरीर में संग्रहित सभी गोलियों को मेरे द्वारा परिष्कृत किया जा रहा है। उसने धीमी आवाज में और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। भारी मात्रा में ली गई गोलियां लगातार उसके शरीर को परिष्कृत कर रही थी, उसे मजबूत बना रही थी और युवान शक्ति में परिवर्तित कर रही थी। क्लिक, लेवल अप। वह चीजिंग क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। महज 1 घंटे में जियांग चेन ने बाधा को पार कर लिया और चीजिंग क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया। क्लिक क्लिक क्लिक, स्तर 3, स्तर 4, स्तर 5। जियांग चेन ने बाधाओं को पार करते हुए एक ही दिन में चीजिंग क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया। उसके शरीर में बहुत सारी गोलियां जमा थी। हालांकि वह चीजिंग क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने अपने शरीर में जमा गोलियों में से केवल आधी का ही उपयोग किया था। दरवाजे के बाहर यांग योंग और यांग शुआंग चिंतित चेहरों के साथ इधर उधर घूम रहे थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भाई योंग, 1 दिन बीत गया है। क्या हमें अब उसे मार देना चाहिए, उसका खून ले लेना चाहिए और चले जाना चाहिए? यांग शुआंग चिंतित थी। नहीं, शरीर से सारी अशुद्धियां पूरी तरह से निकालने के लिए शुद्धिकरण की दवा को 3 दिन लगेंगे, हमें इंतजार करना होगा, यांग योंग ने कहा। कमरे के अंदर जियांग चेन अभी भी पैर मोड़कर बैठा था और उन्नति की सुखद अनुभूति का आनंद ले रहा था। संत उत्पत्ति ब्रह्मांड में सभी लोग मार्शल आर्ट के अभ्यासी थे। एक बार जब कोई व्यक्ति चीजिंग क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच जाता है तो वह अपने डेंटियन में चीहाई का निर्माण कर सकता है और चीहाई क्षेत्र में पहुंच जाता है। इसके बाद नश्वर मूल क्षेत्र, स्वर्गीय मूल क्षेत्र और दिव्य मूल क्षेत्र आते हैं। लोग इन क्षेत्रों को 5 आधारभूत स्तर कहते हैं। चीजिंग क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद भी जियांग चेन नहीं रुके।
उन्होंने गोलियों से ऊर्जा को परिष्कृत करना जारी रखा, भले ही स्तर बढ़ने की गति में काफी कमी आई हो। 2 दिन बाद जियांग चेन ने आखिरकार अपने शरीर में जमा सभी गोलियों का इस्तेमाल कर लिया और 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया, जो 9वें स्तर से सिर्फ 1 कदम दूर था। मैंने 3 दिनों में 8वां स्तर हासिल कर लिया है। ऐसा लगता है कि मैंने इस शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है। जियांग चेन शांत दिख रहा था। अगर कोई और होता जो 3 दिनों में पहले स्तर से 8वें स्तर तक पहुंच जाता, तो वह बहुत खुश होता। लेकिन जियांग चेन तो सबसे महान संत था। उसने अपने पिछले जन्म में बहुत कुछ अनुभव किया था। सच कहूं तो वह एक राक्षस जैसा था। हाँ, अब खून पीने का समय आ गया है। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने पहरेदारों के हंसने की आवाज सुनी। वे दोनों जियांग चेन के सामने आ गए। मेरा खून पियो, तुम दोनों इसके बजाय मेरा पेशाब पियो। जमीन पर बैठे बैठे जियांग चेन उठा और उसने गार्डों के पेट पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वे दोनों उड़कर दरवाजे से बाहर जा गिरे। वे दोनों मेयर के महल के रक्षक थे। हालांकि उनका स्तर काफी ऊंचा था, फिर भी वे केवल 6ठे स्तर के थे। वे जियांग चेन का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। अपनी पीठ से धूल झाड़ते हुए जियांग चेन धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला। वह जानता था कि उसके मुक्के में कितनी ताकत थी, गार्ड दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे। कमरे के बाहर यांग योंग और यांग शुआंग फर्श पर लेटे हुए थे, दर्द से अपने पेट को पकड़े हुए थे और डर से भरी आंखों से जियांग चेन की ओर देख रहे थे। असंभव, यह मुमकिन नहीं है। तुम तो सिर्फ लेवल 1 पर थे, सिर्फ 3 दिनों में इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? यांग योंग चौंक गया। महापौर के महल के पहरेदारों में से एक होने के नाते वह जियांग चेन को अच्छी तरह जानता था। यह आदमी निकम्मा था और अच्छा इंसान भी नहीं था। वह अक्सर महापौर का बेटा होने का फायदा उठाकर दूसरों को धमकाता था। यह उसके लिए सामान्य बात थी। अचानक हुए इस बदलाव ने पहरेदारों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होने दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह से एक अलग ही इंसान बन गया हो। बेकार के निकम्मे लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की? अब बताओ, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? जियांग चेन ने यांग योंग की ओर गुस्से भरी निगाहों से देखा। वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि अगर किसी ने उनसे ऐसा करने के लिए न कहा होता, तो ये बदमाश उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करते। इसके अलावा उनमें उसे शुद्धिकरण की गोली खिलाने की क्षमता भी नहीं होती। नहीं, किसी ने हमसे ऐसा करने को नहीं कहा, हम खुद ही तुम्हारा खून पीना चाहते थे। यांग योंग ने कहा, चूंकि तुम मुझे सच नहीं बताना चाहते, इसलिए तुम्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। जियांग चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और यांग योंग की खोपड़ी पर जोरदार प्रहार किया। उसकी खोपड़ी फट गई, जिससे खून और मस्तिष्क के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मैं दोबारा मौका नहीं देता। जियांग चेन ने ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने अक्सर इस तरह के खूनी दृश्य देखे थे और उसे केवल उदासीनता महसूस होती थी। यांग शुआंग को ऐसा लग रहा था मानो मौत उसे चारों ओर से घेर रही हो। वह बहादुर नहीं था और उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अब आपकी बारी है, बताए, आपको ये करने के लिए किसने कहा था? जियांग चेन ने मुड़कर यांग शुआंग से पूछा। नहीं, सच में किसी ने हमसे ऐसा करने को नहीं कहा। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए छोटे स्वामी, मेरी जान बख्श दीजिए। यांग शुआंग का चेहरा पीला और बेजान सा था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति वह छोटा मालिक नहीं था जिसे वह जानता था। जिस तरह से उसने उस व्यक्ति की हत्या की थी, वह बेहद क्रूर थी। अब भी सच नहीं बोलना चाहते? अच्छा, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। मुझे मारने का एक ऐसा तरीका पता है जिससे दिल की धड़कन रुकने से पहले ही मौत आती है। मैं तुम्हारे दोनों हाथ और पैर काट दूंगा, तुम्हारी नाक चीर दूंगा और तुम्हारा जिगर और गुर्दा निकाल लूंगा। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर के अंदर का नजारा दिखाऊंगा। उसके बाद ही मैं तुम्हारा दिल निकालूंगा। अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो शायद तुम अपने दिल को धड़कते हुए देख पाओगे। जियांग चेंग ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, मैं तुम्हें सच बता दूंगा। यांग शुआंग का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी नजरों में जियांग चेन एक राक्षस था, एक खूनी राक्षस। जल्दी करो, मेरे सब्र की भी एक सीमा है, जियांग चेन ने शांत भाव से कहा। ये तो युवा मालिक हैं, इन्होंने ही हमें ऐसा करने को कहा था, इन्होंने ही हमें शुद्धिकरण की दवा भी दी थी। यांग शुआंग ने बिना किसी झिझक के उसे वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी। जियांग रू लॉन्ग। जियांग चेन के मन में यह नाम जाना पहचाना था। जियांग रू लॉन्ग उसके पिता का दत्तक पुत्र था। कमजोरी के कारण उसके पिता जियांग हाई ने एक और बच्चे को गोद ले लिया था। जियांग चेन को याद था कि उसका दत्तक भाई हमेशा उसका ख्याल रखता था। चाहे कुछ भी हो जाए, जियांग रू लॉन्ग हमेशा उसकी मदद करता था। वह मुझे क्यों मारना चाहेगा? जियांग चेन ने मांग की। मेयर ने तुम पर उन गोलियों के लिए बहुत पैसा खर्च किया। वह ईर्ष्यालु था और तुम्हारे जाने के बाद वही जियांग परिवार का कानूनी उत्तराधिकारी बन जाएगा। इसके अलावा कल मुरोन परिवार और जियांग परिवार के बीच सगाई का दिन है। अगर तुम मर जाती हो तो वह मुरोन परिवार की बेटी से शादी कर सकेगा। यांग शुआंग ने जियांग चेन को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। तो ये बात है। जियांग चेन के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। मुरोन परिवार सुगंधित आकाश शहर का एक उच्च वर्गीय परिवार था और व्यापार जगत में उनका काफी दबदबा था। यहाँ तक कि महापौर भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। अगर जियांग परिवार उनके परिवार में शादी कर ले तो इससे उन्हें बहुत लाभ होगा। ये जियांग रू लॉन्ग एक धूर्त व्यक्ति था। अगर यह वही व्यक्ति होता जो जियांग चेन के पुनर्जन्म से पहले था तो अब तक मर चुका होता। लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग थे। कभी सबसे महान संत रहे जियांग रू लॉन्ग ने अब अपना अंत भुगतना पड़ेगा। छोटे स्वामी, मैंने आपको वह सब कुछ बता दिया है जो मुझे पता है। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। यांग शुआंग ने जियांग चेन की ओर झुकते हुए कहा। मुझे तुम्हारे जैसे मूर्ख व्यक्ति की जरूरत नहीं है। जियांग चेन ने यांग शुआंग की ओर हथेली मारी और उसकी विनती तुरंत शांत हो गई। 2 गार्डों को मारने के बाद जियांग चेन ने आसमान की ओर सिर उठाया और महसूस किया कि काफी रात हो चुकी है। वह परिसर से बाहर निकला तो पाया कि चारों ओर सुनसान जगह है और हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई है। उसकी स्मृति के अनुसार ये सुगंधित आकाश शहर का सबसे दूरस्थ और सुनसान स्थान था। इसे 10 वर्षों से अधिक समय से छोड़ दिया गया था। सामान्य दिनों में यहाँ कोई नहीं आता था।
योन बंधुओं ने इस स्थान को ढूंढकर और उसे यहाँ कैद करके वाकई अच्छा काम किया था। मैं अपने पिछले जन्म में बलवान था, इसलिए इस जन्म में दुर्बल नहीं बनूंगा। मेरा पिछला जन्म बीत चुका है, जो बीत गया सो बीत गया। अब जब मैंने ये शरीर धारण कर लिया है तो मैं ही तुम हो, नया जियांग चेन। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार होगा, तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु होगा। भविष्य की राह पर हम साथ चलेंगे। चमकती आंखों के साथ वह इस सुनसान जगह से चला गया। पिछले 3 दिनों से जब से जियांग चेन लापता था, मेयर के घर में अफरा तफरी मची हुई थी। हालांकि पहले वाला जियांग चेन हमेशा कुछ न कुछ क्रूर या घिनौना काम करता था, लेकिन वह कभी भी 3 दिन से अधिक समय तक गायब नहीं रहा था। वह महापौर का इकलौता बेटा था। हालांकि महापौर उसे डांटने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन दिल ही दिल में वे जियांग चेन को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। ये बात उनके द्वारा जियांग चेन को दी जाने वाली सभी कीमती दवाइयों से आसानी से स्पष्ट हो जाती थी। महापौर के महल के सभी पहरेदार अपने युवा स्वामी की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने हर संभव ईंट पलट दी, लेकिन फिर भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। अंततः महापौर ने आदेश दिया कि यदि सूर्यास्त तक युवा स्वामी का पता नहीं चलता है तो सभी पहरेदारों को वापस लौटने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस सुनसान जगह पर जियांग चेन को कैद किया गया था, वहां पहरेदारों का एक दल पहुंचा। अन्य सभी स्थानों की तलाशी लेने के बाद वे अंततः इस सुनसान इलाके में पहुंचे। अरे यार, ये नौजवान मालिक तो हमें कभी चैन से रहने ही नहीं देता। लगता है वो कहीं मजे कर रहा होगा, लेकिन हम सब परेशान हो रहे हैं। मैंने तो दिन भर कुछ खाया ही नहीं। शिकायत करना बंद करो, वह मेयर का इकलौता बेटा है। कल मुरोन परिवार के साथ सगाई की तारीख है। अगर तब तक हम उस नौजवान को नहीं ढूंढ पाए तो हमसे कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद मत रखना। युवा स्वामी कभी भी इस तरह के सुनसान स्थान पर नहीं आएंगे। हम यहाँ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। रुको, आगे कोई है। सभी गार्डों ने शिकायत की, लेकिन उनका नेतृत्व कर रहे गार्ड ने सफेद कपड़े पहने एक मानव आकृति को उनकी ओर आते देखा। युवा मास्टर, पहरेदार ने आंखों में थोड़ी हैरानी लिए हुए चिल्लाया। उसने अपनी आंखें मली और फिर उस आकृति की ओर देखा। युवा मालिक के अलावा और कौन हो सकता था? कैप्टन, ये तो युवा मालिक है। हमने युवा मालिक को ढूंढ लिया है। हाँ हाँ। गार्ड उत्साह से भर उठा। उसकी आंखों से मानो आंसू बह रहे थे, मानो उसके सामने प्रकट हुआ व्यक्ति उसका स्वामी नहीं बल्कि उसका अपना पिता हो। ये तो नन्हा मालिक है। सचमुच ये नन्हा मालिक ही है, भगवान का शुक्र है। कुछ पहरेदार जियांग चेन की ओर दौड़ने लगे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनका युवा मालिक इस सुनसान जगह पर क्यों आया होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपने युवा मालिक को जीवित और स्वस्थ पाया था, और ऐसा लग रहा था कि उनका कोई हाथ या पैर गायब नहीं है। जियांग चेन, तुम सब यहाँ क्यों हो? संक्षेप में, जी हाँ, गार्ड का नाम जियांग चेन है, जियांग चेन नहीं। जियांग चेन ने कप्तान की ओर देखा। वह इस आदमी को जानता था, उसका नाम जियांग चेन था। युवा स्वामी, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। अगर आप नहीं आते तो महापौर हम सबको मार डालता। जियांग चेन ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह खुशी से रोने ही वाला हो। जियांग चेन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के कारण उसे सब कुछ समझने में एक पल से भी कम समय लगा। वह पिछले 3 दिनों से लापता था, इसलिए उसके पिता बहुत चिंतित होंगे। वह आसानी से समझ सकता था कि इन पहरेदारों को अच्छी नींद नहीं आई होगी। अपने पिता के बारे में सोचते हुए, जिनसे वह अभी तक नहीं मिला था, जियांग चेन के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। यद्यपि वह अपने पिछले जन्म में सबसे महान संत थे, फिर भी उनके पास ऐसा कोई मित्र नहीं था जो उनकी देखभाल करने को तैयार हो। अनाथ होने के कारण उन्हें कभी पारिवारिक प्रेम का अनुभव करने का अवसर ही नहीं मिला। क्या मेरी हालत खराब लग रही है? आपको मरने की जरूरत नहीं है। चलिए घर चलते हैं, जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा स्वामी, कृपया इस घोड़े पर सवार हो जाइए। जियांग चेन ने जल्दी से अपने घोड़े को जियांग चेन के पास ले गया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। आप सभी ने बहुत मेहनत की है। घर पहुंचने पर हर कोई खजाने से 10 सोने के सिक्के ले सकता है। जियांग चेन ने ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या 10 सोने के सिक्के? ये सुनकर जियांग चेन लगभग बेहोश हो गया। वह अकेला नहीं था, बाकी सभी गार्ड भी दंग रह गए। 10 सोने के सिक्के, उनकी तनख्वाह तो महीने में सिर्फ 10 चांदी के सिक्के थी। जियांग चेन एक समय में सबसे महान संत थे, इसलिए उन्हें पैसे की ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन पहरेदारों के लिए 10 सोने के सिक्के बहुत बड़ी दौलत थी। छोटे मालिक को क्या हुआ? ये तो उनका अंदाज बिल्कुल नहीं था। ये युवा मालिक इतना उदार कब से हो गया? वह घोड़े पर सवार नहीं था, और चूंकि वे कुछ क्षण पहले ही युवा स्वामी से मिले थे, इसलिए उसने उन्हें उस तरह से नहीं डांटा था जैसा वह हमेशा करता था। 3 दिन तक लापता रहने के बाद युवा मालिक पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति में बदल गया था। चलो जल्दी करो और छोटे मालिक के पीछे आओ। इस भारी आश्चर्य से सबसे पहले जियांग चेन उबर पाया। बाकी सभी पहरेदार तेजी से आगे बढ़े और अपने युवा स्वामी के पीछे चलने लगे। वे अपने घोड़ों पर भी नहीं सवार हुए। भला कौन अपने युवा स्वामी के आगे चलने पर घोड़े पर सवार होने की हिम्मत करेगा? अल्पीराम अल्पीराम अल्पीराम। मेयर के आवास के मुख्य हॉल में एक अधेड़ उम्र का आदमी चेहरे पर चिंता का भाव लिए इधर उधर टहल रहा था। ढीले रेशमी कपड़े पहने वह आदमी गठीला और 7 फीट लंबा था। वह फ्रेग्रेंस स्काई शहर के मेयर जियांग जेन हाई थे। चिंता मत करो पिताजी, मुझे यकीन है कि वे जियांग चेन को ढूंढ लेंगे। महापौर के बगल में सफेद कपड़ों में एक आकर्षक युवक खड़ा था। वह लगभग 17-18 वर्ष का लग रहा था, और पहली नजर में ही कोई भी समझ जाता कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी, लेकिन भीतर से वह प्रसन्न था। ये बिगड़ा हुआ बच्चा मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा। अगर उसमें तुम्हारी आधी भी काबिलियत होती तो मैं सपने में भी हंस रही होती। जियांग जेन हाई ने असहाय होकर कहा। युवा स्वामी वापस आ गए हैं। एक गार्ड अंदर आया, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। क्या? जियांग रू लोंग लगभग चिल्ला उठा, उसके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। क्या वह वापस आ गया है? जियांग जेन हाई को राहत महसूस हुई और उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, उसे अभी यहीं आने के लिए कहो। ये भांपते हुए कि महापौर अपना आपा खोने वाले हैं, पहरेदार ने सावधानीपूर्वक कहा, महाराज, छोटे मालिक ने कहा कि वह थक गए हैं, इसलिए आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए हैं। वह कल आपसे मिलेंगे।
ये क्या, इस बच्चे में शिष्टाचार कहाँ गया? जियांग जेन हाई बोलते समय गार्ड को घूर रहा था। पिताजी, शायद जियांग चेन सचमुच थका हुआ है। इसके अलावा कल मुरोन परिवार के साथ उसकी सगाई है, उसे थोड़ा आराम करने दीजिए। जियांग रूलोंग ने अपने पालक पिता को बताया। रूलोंग, हमेशा उसका साथ मत दो। ये छोटा बदमाश दिन ब दिन और भी ज्यादा अवज्ञाकारी होता जा रहा है। जियांग जेन हाई ने गुस्से में कहा। गुस्सा मत होइए पिताजी, मुझे उनसे बात करने दीजिए। जियांग रूलोंग ने कहा। यह बेहतर है, किसी को उस पर नजर रखने के लिए नियुक्त करो और उसे उसके कमरे से बाहर मत निकलने दो। मैं नहीं चाहता कि कल के शादी समारोह में कुछ भी बुरा हो। जियांग जेन हाई ने अपनी आस्तीनें झटकी और वहां से चला गया। मेयर का महल बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि जियांग चेन के पास भी अपना एक विशाल महल हो। अपने आंगन में दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधकर चांदनी में भीगते हुए वह किसी परिचित का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि वह व्यक्ति उसके पास जरूर आएगा। उसके आलीशान घर के दरवाजे के बाहर अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह जियांग रूलोंग था। जब उसने जियांग चेन को अपने आंगन में सुरक्षित खड़ा देखा तो उसके चेहरे पर क्रूरता का भाव आ गया। निकम्मे किसान, उनकी हिम्मत कैसे हुई इस कमीने को जिंदा वापस आने देने की। चेहरे पर शिकन लिए जियांग रूलोंग का चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया जब वह जियांग चेन के महल में दाखिल हुआ। मेरे भाई, तुम पिछले 3 दिनों से कहां थे? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना चिंतित था? जियांग रूलोंग ने चिंता भरे स्वर में और अपने भाई को फिर से देख पाने की खुशी के संकेत के साथ कहा। भाई, अचानक जियांग चेन अपने भाई की ओर दौड़ा, उसे गले लगाया और बोला, भाई तुम लगभग अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए खोने ही वाले थे। दुखी होने का नाटक करते हुए जियांग चेन के आंसू जियांग रूलोंग के कंधे पर टपकने लगे। जियांग चेन के चेहरे पर शिकन आ गई और उसने जियांग रूलोंग को गले लगा लिया। क्या हुआ मेरे भाई? तुम्हें धमकाने की हिम्मत किसने की? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जियांग रूलोंग ने जवाब दिया। ये 2 किसान हैं, यांग योंग और यांग शुआंग, ये मुझे मारना चाहते थे। जियांग चेन ने गुस्से से कहा और अपना सिर जियांग रूलोंग के कंधे से हटा लिया। यांग के भाई का नाम सुनकर जियांग रूलोंग को गहरा सदमा लगा, लेकिन उसने भावहीन चेहरे से कहा, क्या उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? मैं उन्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। भाई, वे अब मर चुके हैं। गुस्से भरी आवाज में बोलते हुए जियांग चेन लगातार जियांग रूलोंग के चेहरे के हाव भाव को देखता रहा ताकि उसके असली रंग जान सके। लेकिन जियांग रूलोंग अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर था। सबसे महान संत होने के नाते जियांग चेन की नजरें बाज की तरह तेज थी। वह जियांग रूलोंग के चेहरे पर होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी पहचान सकता था। वे मर गए। वे दोनों ची जिंग क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे। तुमने उन्हें कैसे मारा? जियांग रूलोंग ने संदेह भरी निगाहों से पूछा और उत्सुकता से जवाब का इंतजार करने लगी। मजाक मत करो भाई, मैं एक नासमझ साधक हूं और मैं तो अभी ची जिंग क्षेत्र के पहले स्तर पर ही हूं। मैं यांग बंधुओं का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन शुक्र है कि ची जिंग क्षेत्र के 8वें स्तर का एक कुशल व्यक्ति वहां था जिसने यांग बंधुओं को मारने में मेरी मदद की। अफसोस की बात है कि उस उपकारी को कोई इनाम नहीं चाहिए था। यांग बंधुओं को मारने के तुरंत बाद वह चला गया, मुझे उसका नाम तक नहीं पता, कितना अफसोस है। जियांग चेन ने राहत और अफसोस के साथ कहा। वाह, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। मन ही मन कसम खाते हुए उसे जियांग चेन की कही बात पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि केवल यही इस बात का स्पष्टीकरण दे सकता था कि जियांग चेन बिना किसी नुकसान के वापस कैसे लौट सका। उसी समय जियांग रूलोंग को भी राहत महसूस हुई। यांग भाई मर चुके थे, इसलिए अब कोई भी उसका रहस्य नहीं जान पाएगा। भविष्य में जियांग चेन को मारने के कई मौके मिलेंगे। उनका मर जाना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सुरक्षित वापस आ गए। अगर तुम वापस नहीं आते तो मैं जीवन भर तुम्हें बचाने में असमर्थ रहने का पछतावा करता रहता। जियांग रूलोंग के चेहरे पर चिंता का भाव देखकर जियांग चेन को उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। मेरा भाई सबसे अच्छा है। जियांग चेन ने इस भाई के प्रति कृतज्ञता का दिखावा किया। ऐसा मत कहो, हम भाई हैं। कल मुरोन परिवार के साथ सगाई का दिन है। तुम्हें तैयार रहना होगा मेरे भाई। तुम्हारे लिए ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। अगर तुम मुरोन परिवार की बेटी से शादी कर लेते हो तो तुम हमारे परिवार पर एक नेक काम करोगे। जियांग रूलोंग ने जियांग चेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सुगंधित आकाश शहर में 2 बड़े परिवार थे, एक महापौर का परिवार और दूसरा मुरोन परिवार। मुरोन परिवार व्यापार जगत में बहुत शक्तिशाली था और दोनों परिवारों के बीच संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे। उनके बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। अगर किसी तरह दोनों परिवारों का आपस में विवाह हो जाए तो उनके संबंध स्वाभाविक रूप से सुधर जाएंगे और दोनों पक्षों को भारी लाभ होगा। उनकी बेटी से शादी करूं, मुझे इसमें शामिल मत करो। जियांग चेन ने सिर हिलाते हुए दृढ़ता से कहा। भाई, यह फैसला करना तुम्हारा काम नहीं है। पिताजी ने इस शादी के लिए बहुत तैयारी की है, तुम अब सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते। जियांग रूलोंग जियांग चेन को मनाने की कोशिश कर रही थी। मैं सच कह रहा हूं, मुझे मुरोन परिवार की बेटी का चेहरा भी नहीं पता। अगर आप मुझसे उससे शादी करने को कहेंगे तो ये मजाक होगा। और मैं अभी जवान हूं। अगर आप दोनों परिवारों के बीच शादी करवाना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे। आप भी मेयर परिवार के बेटे हैं और मुझसे बड़े हैं। मैं आपसे पहले शादी नहीं कर सकता मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो खुद कर लीजिए। जियांग चेन अपने फैसले पर अडिग था। जियांग चेन की बात सुनने के बाद जियांग रूलोंग को पहली बार लगा कि उसका ये भाई आखिरकार कुछ उपयोगी काम कर रहा है। खासकर तब जब उसका असली मकसद जियांग चेन को मारना था ताकि वह मुरोन परिवार की बेटी से शादी कर सके और दोनों परिवारों में अपना रुतबा बढ़ा सके। जियांग चेन इस समय काफी खुश था, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी नहीं दिखाया। बाहर से देखने पर उसके चेहरे पर केवल दयनीय भाव ही दिखाई दे रहे थे। भाई, हमारे परिवार में आप ही हैं जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं मुरोन से शादी नहीं करना चाहती। चूंकि आप मेरे भाई हैं तो आप ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? जियांग चेन ने गंभीर स्वर में कहा। अरे भाई, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटा हूँ। अगर मैं मुरोन से शादी करने के लिए राजी भी हो जाता तो पिताजी मुझे उससे शादी नहीं करने देते। ये व्यवस्था खास तुम्हारे लिए की गई है।
जियांग रू लोंग ने बेबसी भरे भाव से कहा। लेकिन मन ही मन वह हंस रहा था क्योंकि अगर जियांग चेन उससे शादी नहीं करना चाहता तो स्वाभाविक रूप से वही उसकी जगह लेगा। अगर आप मान जाते हैं तो मैं वादा कर सकता हूं कि कल आप ही मिस मूरोन से शादी करेंगे। जियांग चेन बोलते समय अपनी छाती पर हाथ मार रहा था। वास्तव में जियांग रू लोंग को बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, जियांग चेन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। ठीक है, हम भाई हैं। इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा और फिर मिस मूरोन से शादी कर लूंगा। उसने ऐसे जवाब दिया मानो वह जियांग चेन पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर जियांग रू लोंग का मन पहले से ही अत्यधिक रोमांचित था। तुम सचमुच मेरे भाई हो, जियांग चेन ने अपने चेहरे पर कृतज्ञता का भाव लिए हुए कहा, मानो वह जोर से रोने ही वाला हो। भाई, हम इसे इस तरह करेंगे। कल मुख्य हॉल में कुछ मत बोलना और ऐसा दिखावा करना कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इसे मैं संभाल लूंगा। जियांग चेन ने कहा, कोई बात नहीं, तो मैं अब चलता हूं और आपको आराम करने देता हूं। जाने से पहले जियांग चेन के कंधे पर थपथपाते हुए जियांग रू लोंग सोच रहा था कि उसका भाई इस मामले में उसकी मदद कैसे करेगा। लेकिन उसने अतीत में जो देखा था उससे ये पूरी संभावना थी कि उसका यह निकम्मा भाई कल हंगामा खड़ा कर देगा। मिस मूरोन से शादी करने पर न केवल मेयर के परिवार में मेरा रुतबा बढ़ेगा, बल्कि मूरोन परिवार में भी मुझे जगह मिल जाएगी। कितना बेवकूफ है वो, शादी का प्रस्ताव ठुकरा कर मुझे उसकी जगह लेने को कह रहा है। फिर भी उसने मेरे लिए कुछ अच्छा ही किया है। जब दोनों परिवारों में मुझे पर्याप्त अधिकार मिल जाएगा तो मैं उससे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। जियांग रू लोंग ने हवेली छोड़ने के तुरंत बाद अपना असली रंग दिखा दिया। हवेली के दूसरी तरफ जियांग चेन एक गंभीर मुस्कान के साथ खड़ा था। मुझसे पंगा ले रहे हो तो इसकी वजह से तुम्हारी मौत होगी। अगली सुबह लोग मेयर के आवास को रिबन और रोशनी से सजाने में व्यस्त थे। आज दोनों परिवारों की सगाई का समारोह था जो सुगंधित आकाश शहर के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मूरोन परिवार का मुखिया प्रकट हुआ है। पृष्ठभूमि में पहरेदारों की तेज आवाज के बीच एक हट्टा कट्टा आदमी महापौर के महल के मुख्य द्वार से अंदर चला गया। इस आदमी का शरीर इतना विशाल था कि उसके बगल में खड़े होने पर मेयर भी दुबला पतला लगता था। वह लगभग 40 वर्ष का प्रतीत होता था और फूलों से सजा हुआ चोला पहने हुए था और बाघ की तरह मजबूत और साहसी होकर चल रहा था। वह मूरोन परिवार के मुखिया मूरोन झान थे, एक बड़े व्यवसाय। हाँ, मेरे महल में आपका स्वागत है भाई मूरोन, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ अच्छा लगेगा। जियांग झेन हाई ने दोस्ताना लहजे में कहा। जियांग झेन हाई अपने मेहमानों जियांग रू लोंग और जियांग चेन के साथ उनकी ओर चलने लगे। मुझे खुशी है मेयर जियांग, आज हमारे परिवारों की सगाई की तारीख है। मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूँ। हालांकि मूरोन झान साहसी और स्पष्टवादी दिखता था, लेकिन जियांग चेन की नजर में वह सिर्फ एक बूढ़ा धूर्त व्यक्ति था। जियांग चेन ने मूरोन झान के पीछे देखा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। मूरोन झान अकेले ही आए थे। बेशक ये काफी था। सुगंधित आकाश शहर में लगभग कोई ऐसा आयोजन नहीं हुआ था जिसमें मूरोन झान की उपस्थिति आवश्यक हो, लेकिन केवल उनके अकेले यहाँ आने से ही वे पूरे मूरोन परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। कृपया अंदर आइए भाई मूरोन, स्वागत भाव के साथ जियांग झेन हाई सभी को मुख्य हॉल की ओर ले गए। मुख्य हॉल के अंदर जियांग झेन हाई मूरोन झान के सामने बैठे थे। जियांग चेन और जियांग रू लोंग उनके पीछे खड़े थे। भाई जियांग, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आज मेरे आने का उद्देश्य यह इच्छा है कि मेरी बेटी का विवाह आपके परिवार में हो। यहाँ हम आपके बेटे और मेरी बेटी के आधिकारिक विवाह समारोह की तारीख तय करेंगे। मूरोन झान ने यह बात खुलेआम कही। बेशक एक बार उनकी शादी हो जाने के बाद सुगंधित आकाश शहर में हमारे दोनों परिवार समृद्ध होंगे। सिर हिलाते हुए जियांग झेन हाई मुड़ा और जियांग चेन से बोला, चेन आगे आओ और अपने ससुर को प्रणाम करो। बहुत बढ़िया, आपका बेटा दिखने में भी अच्छा है। मूरोन झान ने जियांग चेन को देखा और उसकी तारीफ करता रहा, लेकिन मन ही मन वह जानता था कि वह सिर्फ बकवास कर रहा है, क्योंकि सुगंधित आकाश शहर में हर कोई जियांग चेन की बदनामी के बारे में जानता था। वह एक अयाश था जिसकी साधना में प्रतिभा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन मूरोन झान को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह अपने होने वाले दामाद से बेहद संतुष्ट प्रतीत होते थे। अक्सर पारिवारिक हित व्यक्तिगत हितों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पिताजी, मुझे लगता है आपने गलती की है, अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए जियांग चेन ने कहा। क्या ये शादी बड़े भाई के लिए नहीं है? जियांग चेन की बातों से जियांग झेन हाय और मूरोन झान स्तब्ध रह गए। मूरोन झान ने अपना सिर जियांग रू लोंग की ओर घुमाया और उसका आकलन करने लगे। वे स्वयं को सिर हिलाने से रोक नहीं पाए और बोले, इसे ही हम प्रतिभाशाली और सुंदर युवक कहते हैं। इतनी कम उम्र में ही इसने चीजिंग क्षेत्र के 9वें स्तर को प्राप्त कर लिया है। चेन, ये बकवास बंद करो, जियांग झेन हाई ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा। पिताजी, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी योग्यताओं के हिसाब से मैं मूरोन के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे साथ रहने से शायद उन्हें परेशानी होगी। मेरे बड़े भाई ने इतनी कम उम्र में ही चीजिंग क्षेत्र के 9वें स्तर को प्राप्त कर लिया है। सुगंधित आकाश शहर के युवाओं में मूरोन से विवाह करने के लिए वही सबसे योग्य है। मैं अभी शादी के लिए बहुत छोटा हूँ। हालांकि बड़े भाई और मूरोन की अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, फिर भी वह उनसे शादी करने में रुचि रखते हैं। अगर वह मूरोन से शादी कर लेते हैं तो यह एक आदर्श जोड़ी होगी और इससे मूरोन परिवार के साथ हमारे संबंध भी सुधरेंगे। आत्मविश्वास से भाषण देते हुए जियांग चेन ने बार बार अपने बड़े भाई की प्रशंसा की। जियांग चेन के बगल में खड़े होकर जियांग रू लोंग लगभग रोने ही वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं था कि उसका छोटा भाई उससे कितना प्यार करता है। हाँ, तो भाई जियांग आपके बड़े बेटे की शादी में मदद करना चाहते हैं। मुझे कभी पता नहीं था कि जियांग रू लोंग मेरी बेटी को इतना पसंद करते हैं। ये व्यवस्था तो अनोखी है। मूरोन झान जोर से हंस रहा था। हाँ, यह विवाह व्यवस्था दोनों परिवारों के हित में थी, लेकिन अगर उसे जियांग रू लोंग और जियांग चेन में से किसी एक को चुनने का मौका मिलता तो वह जियांग चेन को चुनने की मूर्खता नहीं करता। जियांग झेन हाई गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह इस कमीने को घर से बाहर निकाल देना चाहता था, लेकिन मूरोन झान को इतना खुश देखकर वह चुप रहा। जियांग चेन ने जियांग रू लोंग की अत्यधिक प्रशंसा की थी और उसने ये जता दिया था कि जियांग रू लोंग मिस मूरोन को पसंद करती है।
जियांग झेन हाई जानता था कि अगर वह जिद करेगा तो न केवल उसका बेटा भड़क उठेगा बल्कि मुरोन जान भी खुश नहीं होगी। रूलोंग, आओ अपने ससुर से मिलो। झेन हाई ने कमजोर और असहाय होकर मुस्कुराते हुए कहा, उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। आपको नमस्कार ससुर जी। रूलोंग ने मुरोन झान के सामने आदरपूर्वक सिर झुकाया। हंसो और खुश रहो क्योंकि बाद में तुम्हें रोना पड़ेगा। जियांग चेन ने सोचा। उसने अपना गला साफ किया और कहा, श्री मुरोन, मेरे बड़े भाई की एक और इच्छा भी है। ओह, तो बोलो। जब भाई जियांग और मैं साथ होते हैं तो कोई भी इच्छा असंभव नहीं होती। जाहिर तौर पर मुरोन झान बहुत अच्छे मूड में थे। दूसरी ओर जियांग रूलोंग स्तब्ध रह गया। उसने जियांग चेन की ओर देखा और यह याद करने की पूरी कोशिश की कि उसने जियांग चेन से क्या कहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उससे ऐसी कोई बात कही थी। मेरे भाई ने मुझे बताया कि वह लंबे समय से मुरोन परिवार का प्रशंसक रहा है। अगर उसकी शादी मुरोन परिवार में हो जाए तो उसे इस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए होगा। जियांग चेन ने चेहरे पर मुस्कान लिए कहा, आखिरकार उसकी लोमड़ी की पूंछ सामने आ गई थी। जियांग चेन की बात सुनकर जियांग रूलोंग का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। भाई, तुमने अभी क्या कहा? जियांग रूलोंग ने गहरी धीमी आवाज में पूछा। भाई, तुमने ही तो मुझे बताया था ना। ओह, मुझे पता है, तुम्हें खुद कहने में शर्म आ रही है। चिंता मत करो, अपने छोटे भाई को बोलने दो। पिताजी और श्री मुरोन यहाँ हैं, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। और वैसे भी तुम श्रीमती मुरोन को बहुत समय से पसंद करते हो, ये सच है ना? जियांग चेन की बातें सुनकर मुरोन झान को खुशी और गर्व का अनुभव हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि यह निकम्मा नौजवान वाकई अच्छी तरह बोलना जानता है। भाई तुम, जियांग रूलोंग घबरा रहा था। हाँ, वह मिस मुरोन से शादी करना चाहता था, लेकिन वह उनके परिवार में शादी नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि मिस मुरोन उसके साथ मेयर के महल में रहे, वह उनके परिवार में शादी करके उनके साथ रहना नहीं चाहता था। अगर वह मेयर के महल को छोड़ देता तो वह मुरोन परिवार का हिस्सा बन जाता और मेयर के परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं रहता। उसकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो जाती और स्थिति और भी बदतर हो जाती, क्योंकि अगर वह मुरोन परिवार में शादी कर लेता तो उसे कभी भी महत्वपूर्ण मामलों को संभालने का मौका नहीं मिलता, इसलिए लोग निश्चित रूप से उसे नीची नजरों से देखते। अगर ऐसा हुआ तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कल मुझसे जो कहा वो सब झूठ था? मुरोन परिवार की तुम्हारी प्रशंसा, क्या वो भी झूठ था? भाई, तुम ऐसे नहीं हो। जियांग चेन ने जियांग रूलोंग को बोलने का मौका दिए बिना ही पलटवार किया। वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था, उसने इसकी योजना पहले से ही बना रखी होगी। जियांग रूलोंग इतना गुस्से में था कि वह चाहता था कि जियांग चेन को अभी मार डाले। जियांग चेन की कही बात ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से लौटना नामुमकिन था। जियांग रूलोंग बेवकूफ नहीं था। वह जानता था कि जियांग चेन ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि यह किशोर, जिसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया था, जो हमेशा मौज मस्ती करता रहता था, अचानक इतना चालाक कैसे हो गया। इतना चालाक कि उसे भी धोखा दे सके। मुझसे लड़ने की क्षमता अभी तुमसे बहुत दूर है। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उसने मन ही मन सोचा। चूंकि जियांग रूलोंग उसे मारना चाहती थी तो उसे अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आज तो बस शुरुआत है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका बड़ा बेटा मेरी बेटी को इतना पसंद करेगा। जियांग रूलोंग की सुगंधित आकाश नगरी में काफी प्रतिष्ठा है, इसलिए अगर वह हमारे परिवार में शादी कर ले तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम एक बड़ा परिवार बन जाएंगे, इसलिए सुगंधित आकाश नगरी में कोई भी हमारी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मुरोन झान ने जोर से हंसते हुए कहा। इसके विपरीत जियांग झेन हाई का चेहरा पूरी तरह से उदास था। जो कुछ हुआ वह उनकी उम्मीदों से परे था। पहले तो उन्होंने मिस मुरोन के विवाह के लिए व्यक्ति को बदल दिया, फिर उन्हें पता चला कि उनके दूसरे बेटे का विवाह मुरोन परिवार में होने वाला है। रूलोंग, क्या तुमने वाकई फैसला कर लिया है? जियांग झेन हाई ने जियांग रूलोंग को निहारते हुए कहा। अगर उन्हें फैसला करने का मौका मिलता तो वे जियांग रूलोंग को मुरोन के परिवार में शादी करने की इजाजत नहीं देते। जियांग परिवार के फ्रेग्रेंस स्काई शहर में कई व्यवसाय थे और जियांग रूलोंग ने उन्हें इन व्यवसायों को संभालने में बहुत मदद की थी। लेकिन वे रूलोंग के फैसले का भी सम्मान करना चाहते थे। अगर यही उनकी इच्छा थी तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। पिताजी, यही तो वो चाहता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा बड़ा भाई क्या सोच रहा है। अभी वो बहुत खुश होगा क्योंकि उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। अंकल मुरोन, जब मेरा भाई आपके परिवार में आए तो आपको उसका ख्याल रखना, किसी को भी उसे नीचा दिखाने मत देना। जियांग चेन ने रूलोंग की ओर से तुरंत जवाब दिया और मुरोंग झान के प्रति अपनी मित्रता दिखाना नहीं भूला। हाँ, चिंता मत करो, मेरे दामाद को नीचा दिखाने की हिम्मत कौन करेगा? मुरोंग झान ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। जियांग रूलोंग ने अपनी लंबी आस्तीन के नीचे छिपी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। वह गुस्से से उबल रहा था। उसके क्रोधित न होने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी सारी मेहनत, सारा प्रयास अब व्यर्थ हो गया था। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। मुरोंग जान इस समय खुशी से फूला नहीं समा रहा था, और अगर उसने इस खुशी को भंग करने का फैसला किया तो दोनों परिवारों के बीच संबंध और भी खराब हो जाएंगे। हाँ, बधाई हो भाई। अंकल मुरोंग को बधाई। आज वाकई बहुत खुशी का दिन है। अंकल मुरोंग, चूंकि हमारी सहमति हो ही गई है तो क्या हमें मिस मुरोंग को भी साथ आने के लिए नहीं कहना चाहिए? चलिए देखते हैं कि वो कैसी दिखती है। जियांग चेन ने कहा। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने सुना है कि भाई मुरोंग की बेटी सार्वजनिक रूप से कम ही दिखाई देती है। वह वाकई एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की है। चूंकि हम एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है कि अब हमें उससे मिलना चाहिए। जियांग झेन हाई ने बेबसी से कहा। वह केवल हालात के साथ बह सकता था। हाँ, मेरी बेटी मुरोंग शियोरू रास्ते में है। मुझे यकीन है कि वह जल्द ही यहाँ आ जाएगी। मुरोंग झान दिल खोलकर हंसा। मुख्य हॉल में मौजूद सभी लोग खुश थे, सिवाय जियांग रूलोंग के, जो वहां मुस्कुराते हुए खड़ा था और अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। वाह, सिर्फ नाम से ही पता चलता है कि वह एक सौम्य और सुंदर लड़की होगी। एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की आम लड़कियों से अलग होती है। वह किसी परी जैसी दिखती होगी। भाई, तुम्हें बहुत अच्छी पत्नी मिली है। जियांग चेन मिस मुरोंग की लगातार तारीफ करता रहा, जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था।
हालांकि वह जियांग रूलॉन्ग को उकसाने वाली कोई भी बात कहना नहीं भूलता था। खांसी जियांग चेन की बात के तुरंत बाद मू रोंगझान को खांसी आ गई। किसी कारणवश मू रोंगझान अपनी खांसी रोक नहीं पाए। जब उन्होंने जियांग चेन को अपनी बेटी की तारीफ करते हुए उसे एक कोमल सुंदर परी बताया तो उन्होंने अभी पी हुई चाय भी खांसकर बाहर निकाल दी। हरामखोर, तुमने आज जो किया है उसके बाद मैं तुम्हें आसानी से बचने नहीं दूंगा। जियांग रूलॉन्ग उस समय बेहद गुस्से में था। वह जियांग चेन को पल भर में राख कर देना चाहता था। जियांग रूलॉन्ग, जियांग झेनहाई और मू रोंगझान तीनों आज जियांग चेन के झांसे में आ गए थे। उसे बस यही समझ नहीं आ रहा था कि यह छोटा सा मूर्ख अचानक इतना बुद्धिमान कैसे बन गया। लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था, क्योंकि वह केवल यही आशा कर सकता था कि मू रोंग शियाओरू एक सौम्य और सुंदर लड़की हो। अगर वह सचमुच सुंदर थी तो शायद इससे उसका मूड फिर से ठीक हो जाए। मिस मू रोंग यहाँ है। कुछ ही देर बाद गार्डों की घोषणा के साथ बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक लड़की अंदर आई। जियांग परिवार के तीनों सदस्यों ने लड़की की ओर सिर घुमाया और जब उन्होंने लड़की को देखा तो उनकी सारी मुस्कान गायब हो गई। टकराना। जियांग झेनहाई का पीने का गिलास जमीन पर गिर गया। उसने जो कुछ देखा वह इतना भयानक था कि उसके मजबूत मन के बावजूद भी वह सदमे में आ गया। जियांग चेन जोर से खांसा। उसके सामने खड़ी लड़की 8 फीट लंबी थी और उसे अपने पिता का गठीला शरीर पूरी तरह विरासत में मिला था। और बस इतना ही नहीं, वह देखने में किसी ताकतवर आदमी जैसी लग रही थी जिसका वजन कम से कम 300 पाउंड होगा। धत्तेरे की, उसका नाम तो शियाओरू है। TL सियोरू इक्वल्स छोटी कोमल। मांसपेशियों वाला शरीर होना ठीक है, लेकिन आप ऐसी चोटी क्यों बांधेंगे जो आसमान की ओर इशारा करती हो? क्या आपको सच में लगता है कि इससे आप लंबे दिखेंगे? और वो चेहरा, उसकी त्वचा का रंग सचमुच तैलीय है और उसकी अतिरिक्त त्वचा आपस में लिपटी हुई है और वो लाल होंठ कितने बड़े हैं। सोचो अगर वो किसी को चूमने की कोशिश करे तो क्या होगा। उफ, जियांग चेन मन ही मन उल्टी करने को मजबूर हो रहा था। भले ही वह कभी सबसे महान संत था और उसने लगभग सब कुछ देख लिया था, लेकिन उसने पहले कभी इतनी बदसूरत लड़की नहीं देखी थी। हाँ, यह दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की थी, इसमें कोई शक नहीं। कम से कम जियांग चेन की यही राय थी। और विडंबना ये थी कि उसका नाम शियाओरू था। उसका चेहरा लाल हो गया। जियांग चेन को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह मन ही मन जोर जोर से हंस रहा था। जियांग रूलॉन्ग, ये तो कर्म का फल है। जियांग चेन मन ही मन मू रोंगझान की प्रशंसा करते हुए सोच रहा था, आप कितने अच्छे पिता हैं। आपने अपनी बेटी को इतने अच्छे गुण दिए हैं और अपनी बेटी का नाम शियाओरू रखकर आपने वाकई कमाल कर दिया है। उसका कोई भी गुण इस नाम से मेल नहीं खाता। जल्दी करो, मिस मू रोंग को उनकी सीट पर ले चलो। खांसते हुए और चेहरे पर अटपटा भाव लिए जियांग झेनहाई ने कहा। साथ ही उसे इस बात की खुशी भी थी कि जियांग चेन इस लड़की से शादी नहीं करने वाला था और सौभाग्य से जियांग रूलॉन्ग उनके परिवार में शादी कर रही थी। अगर मू रोंग जियांग परिवार में शादी करती तो सब उसे नीची नजरों से देखते। हाँ, रूएर, जल्दी करो और अपने होने वाले पति से मिलो। मू रोंगझान ने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए हुए मू रोंग शियाओरू को जियांग रूलॉन्ग की ओर ले जाते हुए कहा। सुंदर जियांग रूलॉन्ग को देखकर मू रोंग शियाओरू की आंखें चमक उठी। वह बड़े बड़े कदमों से जियांग रूलॉन्ग की ओर बढ़ी और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरे प्यारे पति, मैं पहली बार मेयर के महल में आई हूँ, मुझे सब कुछ दिखाए। उसने अपनी पूरी कोशिश करते हुए मधुर स्वर में कहा। जियांग चेन के मुंह से खून निकलने ही वाला था। हंसी रोकने की कोशिश में उसके सारे अंग ऐंठ रहे थे। मिस मू रोंग की वह मीठी आवाज उसे असहनीय लग रही थी, जो किसी जानवर के रोने जैसी थी। उसे सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हाँ, कौन जाने इस समय जियांग रूलॉन्ग कैसा महसूस कर रहा होगा। मुझे यकीन है कि वह इस समय मौत की कामना कर रहा होगा। जी हाँ रूलॉन्ग, शियाओरू को आसपास घुमा दो, जियांग झेनहाई ने सिर हिलाते हुए कहा। जी हाँ पिताजी। जियांग रूलॉन्ग की आवाज कांप रही थी। कमरे में मौजूद सभी लोग इसे देख सकते थे। उसका चेहरा लाल हो गया और 9वें स्तर के कुशल चीजिंग मास्टर को मू रोंग शियाओरू द्वारा कमरे से बाहर खींच लिया गया। भाई, मैं तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पीछे से जियांग चेन की अभिवादन की आवाज सुनकर जियांग रूलॉन्ग लगभग जमीन पर गिर पड़ी। पिताजी, चाचा मू रोंग, चूंकि हमने फैसला कर लिया है, मुझे लगता है कि शादी की तारीख तय करके शादी की रस्म पूरी करना अच्छा रहेगा। जियांग चेन ने सुझाव दिया। ठीक है, कल का दिन अच्छा रहेगा क्योंकि हम कल ही शादी समारोह आयोजित करेंगे, मू रोंगझान ने कहा। वैम। जियांग रूलॉन्ग, जो कमरे से कुछ ही दूरी पर थी, मू रोंगझान की बात सुनकर तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। अंकल, मू रोंग सही कह रहे हैं। इतने खुशी के पल के लिए हमें इसे जल्दी करना होगा। पिताजी, आप और मू रोंग अपना काम जारी रखें, मैं अब चलता हूँ। जियांग चेन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और वहां से चले गए। जियांग चेन की पीठ की ओर भौहें चढ़ाकर देखते हुए जियांग झेनहाई को असली मकसद समझ नहीं आ रहा था। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि जियांग चेन ने यह सब जानबूझकर किया था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि रूलॉन्ग के इतने लंबे समय तक उसके प्रति इतने अच्छे व्यवहार के बावजूद जियांग चेन उसे फंसाना क्यों चाहेगा। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जियांग चेन का व्यवहार उसके परिचित व्यवहार से बिल्कुल अलग था। जियांग रूलॉन्ग की बात करें तो वह केवल एक गहरी आह भरकर बाद में बदला लेने का तरीका सोचने लगा। जियांग चेन मुख्य हॉल से निकलकर अपने घर वापस चला गया। हाँ, मू रोंग शियाओरू, ये तो बहुत मजेदार है। मुझे तुम्हें फंसाने का दोष मत देना जियांग रूलॉन्ग, तुमने ही तो शुरुआत की थी, अब तुम्हें इसका दर्द महसूस करना चाहिए। मू रोंग शियाओरू द्वारा जियांग रूलॉन्ग को पकड़ने के उस घिनौने दृश्य की कल्पना करते हुए वह लगातार हंस रहा था। उसे उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही बदले की भावना ने उसे खुशी भी दी। जियांग चेन जानता था कि इस तरह बदला लेना जियांग रूलॉन्ग को सीधे मार डालने से कहीं बेहतर महसूस होता है। जियांग चेन को अब अपने भाई द्वारा उसे जान से मारने की कोशिश पर कोई पछतावा नहीं था। बेशक यह अंत नहीं था। चूंकि जियांग रूलॉन्ग उसे मारना चाहता था, इसलिए उसका एकमात्र भाग्य यही था कि उसे जियांग चेन के हाथों ही मारा जाए। जियांग चेन के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण था। संत उत्पत्ति ब्रह्मांड में सभी लोग बलवानों का सम्मान करते थे। आप कहीं भी जाएं, एक कुशल योद्धा होने पर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। जियांग चेन कभी सबसे महान संत थे, लेकिन पुनर्जन्म के बाद उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी।
अब वह चीजिंग क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक साधारण योद्धा मात्र थे। अपने कमरे में लौटकर जियांग चेन ने दरवाजा बंद कर लिया और अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। साधना के मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि किस प्रकार के कौशल का उपयोग किया गया। उपयोग किए गए कौशल का स्तर जितना ऊंचा होगा, बाद में आपकी उपलब्धियां उतनी ही अधिक होंगी। एक समय में सबसे महान संत रहे जियांग चेन ने अनेक कौशल अर्जित किए थे। यदि वह केवल एक कौशल का प्रदर्शन करें तो सुगंधित आकाश शहर के सभी लोग इसके लिए आपस में लड़ेंगे। संत उत्पत्ति के ब्रह्मांड में कौशल को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था: नश्वर, पृथ्वी, स्वर्ग और संत। जियांग चेन संत श्रेणी के 3 कौशल जानता था, जिनमें से प्रत्येक की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। दिव्य महाद्वीप के सबसे प्राचीन कुलों के कौशल भी इन 3 कौशलों के सामने फीके पड़ जाते थे। हालांकि जियांग चेन ने इन 3 कौशलों को विकसित न करने का फैसला किया। यहां तक कि अपने पिछले जीवन में अभ्यास करते समय भी उन्होंने इन्हें त्याग दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक और कौशल था, ड्रैगन में बदलने का कौशल। जियांग चेन ने अपने पिछले जीवन में किसी प्राचीन खंडहर में ये कौशल प्राप्त किया था। शक्तिशाली ड्रैगन रूपांतरण कौशल उन्हें प्राचीन काल से विरासत में मिला था। जियांग चेन के अनुमान के अनुसार इस कौशल की क्षमता संत श्रेणी से कहीं अधिक थी, जो एक ऐसे स्तर तक पहुंच गई थी जिसके बारे में वह खुद भी नहीं जानता था। इस कौशल को प्राप्त करने की एक सख्त शर्त थी, और वह ये थी कि उसे शुरुआत से ही सीखना होगा। जब जियांग चेन ने अपने पिछले जन्म में ये कौशल प्राप्त किया था, तब वह पहले से ही एक संत थे। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बावजूद उन्होंने एक नए कौशल का अभ्यास शुरू से करने के लिए अपनी सारी साधना छोड़ने का साहस नहीं किया। अपने पिछले जीवन में इस कौशल को विकसित न कर पाने का उन्हें सबसे बड़ा अफसोस था, लेकिन अब पुनर्जन्म होने के कारण वे इस अवसर का उपयोग इस कौशल का अभ्यास करने के लिए करेंगे। वह अभी केवल चीजिंग स्तर पर था और उसने अभी तक अपना ची सागर और नश्वर मूल विकसित नहीं किया था। ड्रैगन रूपांतरण कौशल के साथ साधना करने के लिए वह एक उपयुक्त स्थिति में था। जियांग चेन ने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कौशल के लिप्यंतरण को याद कर लिया था, और मानसिक रूप से एक ही विचार के साथ वे चमत्कारी लिप्यंतरण उसके दिमाग में प्रकट होने लगे। यह अद्भुत कौशल अत्यंत शक्तिशाली था। शास्त्रों के अनुसार ड्रैगन रूपांतरण कौशल का अभ्यास करने के बाद कोई भी इस दुनिया में किसी भी प्रकार के रक्त के साथ विलय कर सकता था। हजारों रक्त प्रकारों के साथ विलय करना संभव था, और केवल इन लाभों ने ही उसे चकित कर दिया था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कौशल का अभ्यास करने वाले लोग अपने डेंटियन के भीतर एक ड्रैगन मार्क बनाते हैं। ड्रैगन मार्क उपयोगकर्ता की शक्ति को 10,000 जिन तक बढ़ा देता है, और बनाए जा सकने वाले ड्रैगन मार्क्स की अधिकतम संख्या 108,000 होती है। इसके अलावा लिपि के अनुसार एक बार सभी 108,000 ड्रैगन मार्क्स बन जाने के बाद कोई भी ड्रैगन गेट को भेदकर ड्रैगन बन सकेगा। एक ड्रैगन मार्क किसी व्यक्ति की शक्ति को 10,000 पाउंड तक बढ़ा देता है, और यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि अगर सभी 108,000 ड्रैगन मार्क्स को मिला दिया जाए तो कोई व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा। यहां तक कि जियांग चेन, जो कभी सबसे शक्तिशाली संत था, भी इसके बारे में सोचकर थोड़ा डर गया। अगर वह कभी इस स्तर तक पहुंच गया तो वह एक ही प्रहार में पूरी दुनिया को आसानी से नष्ट कर सकता है। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कौशल से शरीर को भी मजबूती मिलती है। जो लोग इस कौशल का अभ्यास करते हैं उनका शरीर सबसे प्रभावी तरीके से प्रशिक्षित होता है। मेरे इस शरीर को इतनी सारी गोलियां खिलाई गई हैं, और हालांकि गोलियां मेरे शरीर द्वारा अवशोषित हो गई हैं, फिर भी ये बहुत कमजोर है। मुझे यकीन नहीं है कि यह ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कौशल के अभ्यास के प्रभाव को झेल पाएगा। जियांग चेन ने धीरे धीरे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कौशल का अभ्यास शुरू करते हुए मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने साधना शुरू की, उसे अपने शरीर के भीतर युवान शक्ति का प्रवाह महसूस होने लगा। छोटे सात बड़े सात प्रभाव के एक भंवर में परिवर्तित होते हैं, अशुद्धियों को त्याग दिया जाएगा। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्ट में यही लिखा था। जियांग चेन के नियंत्रण में उसने अपने शरीर के भीतर 2 क्षेत्र बनाए। एक क्षेत्र में उसकी युवान शक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 7 बार प्रवाहित होती थी, और दूसरे क्षेत्र में उसकी युवान शक्ति वामावर्त दिशा में 7 बार प्रवाहित होती थी। ऐसा करने के बाद जियांग चेन साधना की ऐसी अवस्था में लीन हो गया जहां उसका शरीर एक मशीन की तरह हो गया, जो बिना रुके भयावह गति से काम कर रहा था। पोंग युवान शक्ति की 2 अलग अलग धाराएं एक दूसरे से टकराईं, जिससे उसके दांतियान के भीतर एक भंवर बन गया, और यह भंवर जियांग चेन के पूरे शरीर में फैल गया। उफ! आघात के कारण जियांग चेन के मुंह से खून की उल्टी होने लगी, साथ ही उसके शरीर में असहनीय दर्द होने लगा। उसके खून का रंग काला था, जो उसके शरीर के भीतर मौजूद अशुद्धियों के बाहर निकलने का परिणाम था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये तो बस पहला कदम है, और इसने मुझे बहुत पीड़ा दी, लेकिन ये सब इसके लायक था। परिणाम असाधारण थे। ये काला निशान दर्शाता है कि मेरे शरीर के भीतर की अशुद्धियां दूर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समय के महानतम संत के रूप में प्राप्त अपनी इच्छाशक्ति के कारण साधना के मामले में उन्हें किसी और से अधिक अनुभव प्राप्त था। शांत रहो, एकाग्रता ही कुंजी है। जब शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाएगी, तभी ड्रैगन रूपांतरण शुरू होगा। ड्रैगन रूपांतरण की स्क्रिप्ट उसके दिमाग में चल रही थी। साधना के कारण उसका शरीर इस समय असहनीय दर्द सह रहा था, लेकिन जियांग चेन के लिए इस स्तर का दर्द कुछ भी मायने नहीं रखता था। 4 घंटे बाद दरार जियांग चेन के शरीर के भीतर एक स्पष्ट चटकने की आवाज सुनाई दी। उसके दांतियान में युवान शक्ति के भंवर उसके शरीर के हर हिस्से में प्रवाहित हो गए, जिससे वह चीजिंग क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया। जियांग चेन ने भी नहीं सोचा था कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कौशल इतना शक्तिशाली होगा। केवल 4 घंटे के अभ्यास से ही वह अगले स्तर पर पहुंच गया और क्यूई जिंग क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया। युवान शक्ति में वृद्धि होने के अलावा उसका शरीर भी पहले से अधिक मजबूत हो गया था। इसी वजह से उसकी ताकत और रक्षा क्षमता दोनों में काफी सुधार हुआ था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कौशल के अभ्यास के दौरान जियांग चेन के शरीर के भीतर की युवान शक्ति एक बार फिर 2 अलग अलग भंवरों में परिवर्तित हो गई। दोनों भंवर अत्यंत गति से उसके दांतियान की ओर बहने लगे और रक्त के रंग का ड्रैगन चिन्ह बनाने लगे। हालांकि ड्रैगन चिन्ह का रंग फीका था और अभी भी पूरी तरह से चमकीला होने से बहुत दूर था। इसी विचार के साथ फीका ड्रैगन चिन्ह हिंसक रूप से कांपने लगा, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकलने लगी। हाँ, एक चीख के साथ जियांग चेन ने जोरदार मुक्का मारा, जिससे घर्षण के कारण हवा में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। अच्छा, मेरे मुक्के की शक्ति 5000 जिन तक पहुंच गई है और पहला ड्रैगन चिन्ह अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है।
एक बार यह पूरी तरह से बन जाए तो मेरे हर मुक्के में 10,000 पाउंड की ताकत होगी। शी जिंग क्षेत्र के 9वें स्तर का कोई भी साधारण साधक केवल 3,000 पाउंड की ताकत से ही मुक्का मार सकता है और कुछ प्रतिभाशाली लोग 4,000 पाउंड तक पहुंच सकते हैं, लेकिन केवल ड्रैगन रूपांतरण कौशल का अभ्यास करके ही मैं 5,000 पाउंड की ताकत से मुक्का मार सकता हूं। यह भयानक है। शी जिंग क्षेत्र के 9वें स्तर पर मौजूद किसी व्यक्ति के लिए 5,000 पाउंड अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसके साथ जियांग चेन शी जिंग के उस्ताद के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए जियांग चेन ने साधना रोक दी। साधना के मामले में वह अच्छी तरह से जानकार था और नींव रखने के महत्व को जानता था। साधना के मार्ग पर उसे जल्दबाजी करने के बजाय धीरे धीरे कदम बढ़ाना था। उसने अभी अभी ड्रैगन रूपांतरण कौशल का अभ्यास शुरू किया था और उसने आंशिक ड्रैगन चिन्ह भी बना लिया था। फिलहाल यह उसके लिए पर्याप्त था। एक योद्धा को साधना के लिए बहुत से संसाधनों की आवश्यकता होती थी। गोलियां, औषधियां, अमृत, ये सब अनिवार्य थे। ड्रैगन रूपांतरण कौशल ने जियांग चेन को इस दुनिया में किसी भी प्रकार का रक्त अवशोषित करने की क्षमता प्रदान की, जो एक अविश्वसनीय क्षमता थी। इस दुनिया में कई प्रकार के रक्त थे, कुछ शक्तिशाली, कुछ प्राचीन राक्षसों से प्राप्त जो विशेष क्षमताएं भी प्रदान करते थे। मुझे मरे हुए 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। मेरे जाने के दौरान बहुत कुछ घटित हुआ होगा। अगर मेरी याददाश्त सही है तो सुगंधित आकाश शहर ची प्रांत के भीतर एक छोटा सा शहर है। मुझे आश्चर्य है कि दिव्य महाद्वीप कितनी दूर है। उसने मन ही मन सोचा। हालांकि वह कभी सबसे महान संत था, लेकिन वह ची प्रांत से ज्यादा परिचित नहीं था। संत उत्पत्ति ब्रह्मांड एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और कोई नहीं जानता कि यह वास्तव में कितना बड़ा है। तुलना में ची प्रांत एक छोटा सा क्षेत्र था। चलो अध्ययन कक्ष में चलते हैं। मेरे पिताजी सुगंधित आकाश शहर के महापौर हैं। उनके पास संत उत्पत्ति ब्रह्मांड के बारे में कुछ इतिहास की किताबें होनी चाहिए। तलवार से अमरलोक के द्वार तोड़ने की मेरी कहानी बहुत बड़ी खबर है। सुगंधित आकाश शहर समेत सभी ने इसके बारे में सुना होगा। मन ही मन सोचते हुए जियांग चेन अपने कमरे से बाहर निकला और अध्ययन कक्ष की ओर चलने लगा। आम लोगों को मेयर के कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वहां न केवल जियांग झेन हाई को पसंद आने वाली किताबें थीं, बल्कि कुछ बुनियादी मार्शल आर्ट कौशल भी रखे हुए थे। हालांकि जियांग चेन कोई आम आदमी नहीं था। वह मेयर का बेटा था और मेयर के महल में वह जहां चाहे वहां जा सकता था। जियांग चेन ने उन मार्शल आर्ट कौशलों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे सेंट ओरिजिन ब्रह्मांड के इतिहास की किताब उठाकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसने जो इतिहास की किताब पढ़ी थी उसमें सेंट ओरिजिन ब्रह्मांड की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण था, जिसमें संक्षिप्त भौगोलिक जानकारी भी शामिल थी। जियांग चेन को इस समय इसी चीज की जरूरत थी। किताब का पहला अध्याय पढ़ते ही जियांग चेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। किताब के पहले पन्ने पर इतिहास के सबसे महान संत के बारे में लिखा था, जो 100 साल पहले अपनी तलवार से अमरलोक के द्वार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश संत चट्टान पर उनकी मृत्यु हो गई। 100 साल पहले जियांग चेन ने अपने संत रक्त की अंतिम बूंद का उपयोग करते हुए अमरलोक के द्वारों को तोड़ दिया था और संत चट्टान पर उनका निधन हो गया था। उसके बाद क्या हुआ यह अज्ञात है। इतिहास के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद 100 वर्षों के दौरान संत उत्पत्ति ब्रह्मांड में बड़े बदलाव हुए थे। उनके द्वारा अमरलोक की ओर जाने वाले द्वारों को पार करने के बाद कई वर्षों तक जीवित रहे अन्य सभी संतों ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन द्वारों को पार कर लिया और उनमें से कोई भी पीछे नहीं रुका। संतों के संरक्षण और मार्गदर्शन के अभाव में ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई थी। राक्षस और शैतान हर जगह प्रकट हो गए थे और विभिन्न कुलों के बीच लड़ाई इतनी तीव्र हो गई थी कि कुछ प्राचीन कुल भी पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। प्राचीन कुलों के विनाश के साथ ही नए कुलों का उदय हुआ था। यह खेदजनक था कि इस इतिहास की पुस्तक में दिव्य महाद्वीप के बारे में बहुत कम जानकारी थी और जो थोड़ी बहुत जानकारी दी गई थी वह भी अस्पष्ट थी। जियांग चेन को प्रसिद्ध कुलों या किसी महान योद्धा के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उनका युग समाप्त हो चुका था और उनके लिए यह एक नई शुरुआत थी। संत उत्पत्ति का ब्रह्मांड एक विशाल सीमाहीन क्षेत्र में फैला हुआ था। इसे 5 महाद्वीपों में विभाजित किया गया था: पूर्वी महाद्वीप, पश्चिमी महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप और सबसे समृद्ध दिव्य महाद्वीप। जियांग चेन अपने पिछले जन्म में दिव्य महाद्वीप से थे। सुगंधित आकाश शहर क्यूई प्रांत के एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित था। पूर्वी महाद्वीप की तुलना में यह एक छोटा शहर था। सेंट ओरिजिन ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों की तो बात ही छोड़ दें। पूर्वी महाद्वीप में कुल 128 प्रांत थे। क्यूई प्रांत उनमें से एक था। जहां तक पदक्रम की बात है, पुस्तक में इसका कोई उल्लेख नहीं था। पूर्वी महाद्वीप 128 प्रांत, मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मुस्कुराते हुए उसने किताब बंद कर दी। जियांग चेन जानता था कि एक दिन वह फिर से दिव्य महाद्वीप पर कदम रखेगा, जहां जाने का हर कोई सपना देखता है। यह उसका दूसरा जीवन था। वह फिर से महानतम बनेगा और अमरलोक में प्रवेश करेगा। खिड़की से बाहर देखते हुए जियांग चेन को एहसास हुआ कि आसमान में अंधेरा छा रहा है। वह साधना और इतिहास की किताब पढ़ने में इतना मग्न था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। चाचा मुरोन को भेजने के बाद पिताजी ने मुझे नहीं ढूंढा। आश्चर्य भरी मुस्कान के साथ वह जानता था कि आज मुख्य हॉल में उसने जो कुछ किया था उसके बाद जियांग झेन हाई उसे ढूंढने जरूर आएगा। यह अजीब था कि वह अभी तक उसे ढूंढने नहीं आया था। दरअसल जियांग झेन हाई तुरंत जियांग चेन को ढूंढने आया, लेकिन जब नौकरानी ने उसे बताया कि उसका बेटा अध्ययन कक्ष में गया है तो वह चौंक गया। 15 वर्षों में यह पहली बार था जब जियांग चेन अध्ययन कक्ष में गया था। जियांग झेन हाई इस सकारात्मक बदलाव में दखल नहीं देना चाहता था। अपनी मूल स्थिति से उठकर जियांग चेन का अगला काम जियांग रूलोंग से मिलना था। उसे पता था कि जियांग रूलोंग मू रोन शियाओरुओ से शादी नहीं करेगी और मू रोन परिवार में शामिल नहीं होगी। उसे इस बात का पूरा भरोसा था क्योंकि वे दोनों पुरुष थे। बात सीधी सी थी, अगर उसे जियांग रूलोंग के साथ शरीर बदलने का मौका मिले और उसे आत्महत्या और मू रोन शियाओरुओ से शादी करने में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह आत्महत्या करना पसंद करेगा। कल शादी का समारोह था और अगर उसका अनुमान सही था तो जियांग रूलोंग आज रात उसे जान से मारने की कोशिश करने आएगी। जियांग रूलोंग जैसे व्यक्ति के लिए अपनी सारी मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ होते देखना आसानी से स्वीकार करने योग्य नहीं था। वह जियांग चेन से नफरत करता था और महापौर के महल में रहने वाले हर व्यक्ति से नफरत करता था। अपनी प्रतिभा के बल पर वह महापौर के परिवार को छोड़ने के बाद भी एक अच्छा जीवन जी सकता था। जियांग चेन अपने किसी भी दुश्मन को भागने नहीं देगा। वे भविष्य में उसके लिए संभावित खतरा ही साबित होंगे।
अध्ययन कक्ष से निकलकर जियांग चेन जियांग रू लॉन के घर की ओर चलने लगी। महापौर के दत्तक पुत्र होने के नाते जियांग रू लॉन का परिवार में उच्च स्थान था, इसलिए उनके पास एक अच्छा घर भी था जिसके आसपास का वातावरण साधना के लिए उपयुक्त था। जियांग रू लॉन ने काले रंग का सूट पहन लिया था और वह चांदनी रात में अपने घर के परिसर में खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और उसकी आंखें किसी आक्रमण करने के लिए तैयार सांप की तरह थी। जियांग चेन, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देर सवेर मैं अपना बदला जरूर लूंगा। एक दिन ये पूरा महल मेरा होगा। गुस्से भरी आवाज में खुद से बात करते हुए और मुट्ठी कसकर भींचते हुए जियांग रू लॉन का शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसे पिछली घटनाएं याद आ रही थी, कैसे उसे उस बदसूरत लड़की के साथ एक दिन बिताना पड़ा था। यह उसके शरीर और आत्मा दोनों के लिए यातना थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर उसने सचमुच मू रोन शियाओरू से शादी कर ली और मू रोन परिवार के साथ रहने लगा तो क्या होगा। मू रोन शियाओरू का सामना कोई भी पुरुष नहीं कर सकता था। कम से कम वह खुद तो नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे अब जाना पड़ा। लेकिन कोई ऐसा भी था जो उसे आसानी से जाने नहीं देगा। अरे भाई, काफी रात हो गई है तो बाहर जाने की तैयारी में क्यों हो? कल तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का विवाह समारोह है, अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। जियांग चेन अंदर आए और उसने जियांग रू लॉन का अभिवादन किया। जियांग चेन को देखते ही जियांग रू लॉन की आंखों में क्रूरता का भाव उभर आया। वह अपने अंदर उमड़ रही हत्या की मंशा को रोक नहीं सका। जियांग चेन, तुमने मुझे फंसाया क्यों? जियांग रू लॉन ने कठोर स्वर में पूछा। उसी समय एक आदमी परिसर के बाहर खड़ा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जियांग झेन हाई था, जो जियांग रू लॉन का हालचाल जानने आया था। जियांग रू लॉन का सवाल सुनकर जियांग झेन हाई रुक गया, अपनी सांस रोककर परिसर के बाहर छिप गया। तुम्हें फंसाऊं? मेरे भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे लगा कि मू रोन परिवार में शादी करना ही तो तुम्हारी ख्वाहिश थी। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। मिस मू रोन के शरीर को देखो। इससे पता चलता है कि उनके परिवार में शादी करने के बाद तुम्हें खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जियांग चेन ने गंभीर स्वर में कहा। उनके शब्दों में शर्म का जरा भी संकेत नहीं था। बस करो, मेरे सामने उस बदसूरत लड़की का जिक्र दोबारा मत करना। कल तुमने मुझसे इस शादी में तुम्हारी जगह लेने को कहा था, लेकिन तुमने उनके परिवार में शादी करने के बारे में कुछ नहीं कहा। जियांग चेन, मैंने अब तक तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अगर तुम सच में मुझे भगाना चाहते हो तो सीधे सीधे कह दो। ऐसे घिनौने तरीके अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग रू लॉन की आंखों में घृणा भरी हुई थी। वह चाहता था कि काश वह जियांग चेन के शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटकर खा लेता। जियांग रू लॉन की बातें सुनकर जियांग झेन हाई को असहायता महसूस हुई और जियांग रू लॉन के साथ जो हुआ उसके लिए उसे खेद हुआ। जियांग चेन ने इस मामले में हद पार कर दी थी। मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। ठीक है, चलो सब कुछ उजागर करते हैं और अपने कर्ज की गणना करते हैं। जियांग चेन को अपने पिता के परिसर के बाहर खड़े होने का आभास हो गया था, लेकिन जियांग रू लॉन को उसका आभास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी इंद्रियां काफी कमजोर थीं। अपना रवैया बदलते हुए जियांग चेन ने जियांग रू लॉन को भागने का कोई मौका दिए बिना सब कुछ उजागर करने का फैसला किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जियांग रू लॉन, आपने योंग भाइयों को मुझे अगवा करने, मुझे एक सुनसान इलाके में ले जाने, फिर मेरी हत्या करने और मेरा खून निकालने का आदेश दिया। क्या यही आपका मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना है? मेरे मरने के बाद जियांग परिवार की सारी संपत्ति पर आपका ही अधिकार होगा। मेरे मरने के बाद मिस मू रोन से आपकी ही शादी होगी। क्या यही आपका मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना है? क्या मैंने कुछ गलत कहा मेरे प्यारे भाई? जियांग चेन ने कहा और उसकी आंखों में क्रूरता का भाव और भी स्पष्ट होता चला गया। जियांग चेन की बातों से स्तब्ध होकर जियांग झेन हाई परिसर के बाहर ही खड़ा रहा, क्योंकि वह और अधिक जानना चाहता था।